हेलो वॉरियर्स, माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। इस चैनल पे दृष्टि की करंट अफेयर्स जो मंथली मैगज़ीन है उसमें नवंबर की कवर कराई जा रही है और इस कड़ी में आपको पॉलिटी की सारी वीडियोस और इकोनॉमिक की सारी वीडियोस कवर हो चुकी हैं और आज से नया टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे इकोनॉमी का आखिरी टॉपिक था वैश्वीकरण सॉरी वैश्विक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा। और हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है जो कि इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसमें है पहला भारत और चीन से विवाद। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये चर्चा में क्यों है? तो क्या हुआ है कि हाल ही में चीन के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी एक देश के मानक चित्र में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को चीन के आधिकारिक क्षेत्र का हिस्सा बताया। तो आइए देखते हैं इसको मैप में। तो ये है आपका अक्साई चीन, ये वाला एरिया, और ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ये एरिया है जो विवादित है, जहाँ पे चाइना अपने कब्जे को बताता है। इनके प्रमुख बिंदु क्या हैं? तो इस मानचित्र में चीन के द्वारा जो है 9 डैश लाइन में एक अतिरिक्त रेखा के माध्यम से ताइवान सहित दक्षिण चीन सागर के लगभग 90% भाग को चीन के हिस्से के रूप में दर्शाया गया है। इस मानचित्र के जारी किए जाने के बाद फिलीपींस, वियतनाम, रूस, जापान, ताइवान, मलेशिया और नेपाल सहित कई अन्य देशों ने अपनी आपत्ति व्यक्त की है। इसके तहत चीन ने रूस के जो बोल्शोई उसूरी सिकी द्वीप बोल्शोई उसूरिकिस्की इसके तहत चीन ने रूस के बोल्शोई उसूरिस्की द्वीप पर भी अपना दावा प्रस्तुत किया है। तो आइए इसको मैप में देखते हैं। तो ये रहा यहाँ पे ताइवान, चाइना, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, और ये जो है डिस्प्यूटेड जो आइलैंड्स हैं वो ये हैं, और ये रहा वो एरियाज़ जहाँ पे चाइना अपने हक को मतलब दावेदारी दिखाता है। और यहाँ के भी कुछ हिस्से हैं जो जिस पे वो अपना हक बताता है, और ये है आपका साउथ चाइना सी। तो अब ये मैप ध्यान में रखिएगा कि साउथ चाइना सी किस साइड पे है, किन किन देशों से प्रभावित होता है, मतलब एरियाज़ उनके क्लोज हैं। देखते हैं पूर्व प्रयास क्या रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये ध्यान देने वाली बात है कि अप्रैल 2023 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों पर मानकीकरण की घोषणा की थी। ये चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न स्थलों को चीन नाम देने का तीसरा प्रयास था। 2022 में क्या हुआ था कि चीन के द्वारा जारी एक नए सीमा सुरक्षा कानून के तहत सेना के साथ साथ जनता के लिए भी सीमा सुरक्षा से जुड़े दायित्व निर्धारित किए गए थे। और इस अधिनियम की धारा जो 22 थी उसमें चीनी सेना को सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की घुसपैठ, अतिक्रमण, उकसावे को रोकने और उसके विरुद्ध सशस्त्र कार्रवाई के लिए नियमित प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित करने का निर्देश दिया गया था। तो ये पूरी तरीके से अपना दावेदारी वहाँ पेश करते हैं अरुणाचल प्रदेश पर, उनके जो 11 स्थान हैं अरुणाचल प्रदेश से सटे हुए उन पर। तो अब इससे जुड़ी हुई वैश्विक प्रतिक्रिया क्या है? तो ये वियतनाम की प्रतिक्रिया क्या रही इसमें? तो वियतनाम ने पैरासेल्स और स्प्रेटलीज द्वीप, ये इनके दो द्वीप हैं, पर चीन के दावे को अपनी संप्रभुता और UNCLOS के तहत वियतनाम की समुद्री सीमा का उल्लंघन बताया है। तो ये UNCLOS क्या है? तो ये एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी है, मतलब समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है जिसे 1982 में अपनाया गया था, और इसने क्वाड संधि 1958 में कन्वेंशन ऑन द हाई सीज को बदल दिया था और 1994 में लागू हुआ था। और बाद में इसे 2016 में इसमें 167 देश और EU यानी यूरोपियन जो यूरोपियन यूनियन है उनको शामिल किया गया था।
तो अभी ये है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 1974 में चीन की नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में पैरासिल द्वीप पर कब्जा कर लिया था और इस हमले में वियतनाम के लगभग 70 सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। तो आइए देखते हैं कि पैरासिल द्वीप है कहाँ पे। तो ये है आपका पैरासिल द्वीप, जिस पे वियतनाम अपना दावेदार मानता है और चाइना ने इस पे हमला किया था। इसके अतिरिक्त 1988 में स्प्रैटलीज द्वीप पर दोनों देशों के बीच हुई झड़प में वियतनाम के 50 से अधिक सैनिकों की मृत्यु हो गई। तो अब ये स्प्रैटलीज द्वीप कहाँ पे है? तो यहाँ आप देख सकते हो कि साउथ चाइना सी के साउथ और वियतनाम के जस्ट राइट में है स्प्रैटली द्वीप। यहाँ आप देख सकते हो कि जो रशिया का बॉर्डर है वो यहाँ से है और यहाँ पे जो है चाइनीज़, यहाँ से यहाँ तक चाइना का एरिया है इधर, और इधर है रशिया का। लेकिन चाइनीज़ क्या कर रहे हैं कि ये यहाँ तक ही है, लेकिन इन्होंने ये वाला एरिया भी जो रशिया का है, जो बोल्सोई है, तो उसको भी अपने मैप में शो किया है। ये वाले हिस्से का विवाद है रशिया के साथ, यहाँ पे जो दिख रहा है ये रशिया का पार्ट। देखते हैं फिलीपींस का क्या रुख है इसके ऊपर। तो फिलीपींस ने अपनी समुद्री क्षेत्र में चीन के अतिक्रमण के प्रयासों का विरोध किया है। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि जो 2013 में फिलीपींस ने UNCLSO के तहत अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय या ना परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन PCA में चीन के खिलाफ मध्यस्थता कार्रवाई शुरू की थी और इस PCA में फिलीपींस के पक्ष में फैसला सुनाते हुए चीन के अराजक जो गतिविधियां हैं उसका अवैध बताया था, और हालांकि चीन ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया था। तो इससे ये पता चल रहा है कि चाइना किसी की नहीं सुन रहा। तो आइए देखते हैं कि 9 डैश लाइन क्या है, क्योंकि चाइना ने इसी के माध्यम से ना अतिरिक्त एरिया को कवर किया है। तो 9 डैश लाइन जो है दक्षिण चीनी सागर के मानचित्र पर चीन द्वारा अंकित 9 आभासी रेखाएं हैं। चीन 2000 वर्ष के इतिहास का हवाला देते हुए इन रेखाओं के माध्यम से दक्षिण चीन सागर के एक बड़े हिस्से पर अपने दावे को दोहराता है। शुरुआत में क्या हुआ था कि चीन द्वारा इस क्षेत्र में अपने दावे के लिए 11 जो रेखाएं थी उनको दर्शाया गया था, लेकिन हालांकि 1952 में वियतनाम के साथ संबंधों में सुधार के बाद चीन के टोंकिंग खाड़ी गल्फ ऑफ टोंकिन पर अपने दावे को छोड़ दिया गया था और 1940 के दशक में आकर चीन ने क्या किया कि अपने दावा को इस क्षेत्र पर कायम रखा और 2009 में संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत अपने मानचित्र में 9 डैश लाइन को शामिल कर इस दावे को औपचारिक रूप से प्रदान किया। तो आइए देखते हैं 9 डैश लाइन है कहाँ मैप में। ये जो आपको 9 रेड लाइन्स दिख रही हैं यही है 9 डैश लाइन, और ये इतना कवर कर रहा है एरिया जिसके अंतर्गत ये सारे आइलैंड्स, ये एरिया और साउथ चाइना सी कवर हो रही है। देखते हैं कि चाइना के लिए जो साउथ चाइना सी है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों वो इतना सब कुछ इस एरिया के लिए कर रहा है, इसका महत्व क्या है चाइना के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है ऊर्जा संरक्षण। तो दक्षिण चीन सागर में खनिज तेल वो जो गैस स्रोतों की संभावना है, महत्वपूर्ण दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए समुद्र की तलहटी में खनन के अवसर इस क्षेत्र को चीन के लिए रणनीति रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। यानी बेसिकली जो दुर्लभ मृदा तत्व हैं, जो खनिज हैं, गैसेस हैं, वो यहाँ पे उपलब्ध का जो अवसर है वो प्रदान करती है। दूसरा है व्यापार। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन के अनुसार 2016 में वैश्विक व्यापार 21% मतलब लगभग 3.37 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का हिस्सा दक्षिण चीन सागर से होकर के गुजरता है। तो अगर इसका कब्जा होगा चीन का, तो ये वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर सकता है, अपने कंट्रोल के हिसाब से चला सकता है, प्रभावित तो कर ही सकता है, कोशिश करेगा। तीसरा है समुद्री पहुंच का विस्तार। तो इसमें UNCLOS के तहत किसी भी
देश की तटीय समुद्री रेखा में 12 समुद्री मील उसका प्रादेशिक जल क्षेत्र और 200 समुद्री मील तक का समुद्री क्षेत्र EEZ के रूप में चिन्हित किया गया है। ऐसे में दक्षिण चीन सागर के विभिन्न द्वीपों पर कब्जे के माध्यम से चीन अपनी समुद्री पहुंच में भी विस्तार कर सकता है। इसके साथ ही चीन द्वारा दक्षिण चीनी सागर में कृत्रिम द्वीप का निर्माण भी किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप जो ये एरिया देख रहे हैं, ये ECZ और समुद्र तल से और आइलैंड से भी 200 नॉटिकल माइल के एरिया को कवर करता है। तो आप देख रहे हो कि इस रूल के हिसाब से ये कितना ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है और किन किन देशों के करीब है। तो ये इस हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है चाइना के लिए, साउथ चाइना सी। वास्तविक नियंत्रण रेखा की पृष्ठभूमि क्या है? तो वर्तमान में जो चीन के साथ भारत की स्थलीय सीमा का जो अधिकांश हिस्सा है वो मूल रूप से भारत और तिब्बत के बीच की सीमा है। तो 1914 में तिब्बत और चीन के प्रतिनिधियों ने ब्रिटिश भारत के साथ शिमला कन्वेंशन के तहत मैकमोहन लाइन के माध्यम से भारत और तिब्बत के बीच की सीमा का निर्धारण किया था। फिर 1950 में क्या हुआ कि चीन और तिब्बत पर पूर्ण रूप से अधिकार करने के बाद चीन के द्वारा तिब्बत पर पूर्ण रूप से अधिकार करने के बाद शिमला कन्वेंशन और मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार कर दिया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है मैकमोहन लाइन और यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहाँ है LAC भारतीय चीन सीमाओं के तीन क्षेत्रों में बांटा जाता है। पूर्वी क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम है। यहाँ पे आपको पूर्वी क्षेत्रों में दिख रहा होगा ये अरुणाचल प्रदेश और ये सिक्किम। और मध्य क्षेत्र में उत्तराखंड और हिमाचल। तो यहाँ मध्य क्षेत्र में ये जो एरिया है ये है उत्तराखंड और हिमाचल का। और पश्चिमी क्षेत्र में लद्दाख। तो यहाँ पे जो एरियाज़ आ रहे हैं ये हैं, ये तो उत्तराखंड है यहाँ से यहाँ तक और ये इधर लद्दाख। तो ये एरियाज़ हैं। तो भारत और चीन के बीच जो LAC को लेकर के अवस्थिति है वो ये है कि इनमें व्यापक मतभेद है। तो भारत जो है वह LAC को 3488 किलोमीटर लंबा मानता है, ठीक है, यहाँ से ले करके पूरा जो एरिया है। और जबकि चाइना क्या है कि वो 2000 किलोमीटर के आसपास ही मानता है कि इंडिया के पास सिर्फ 2000 किलोमीटर है और वो बाकी पे अपने कब्ज़े को मानता है। तो अरुणाचल प्रदेश 1972 में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था, जिसे NEFA भी कहते हैं। पूर्वोत्तर भारत का ये सबसे बड़ा राज्य है, ये जो एरिया है यहाँ पे आप देख रहे हो। तो इसके रूप में जाना जाता था। और उत्तर में जो है इसके तिब्बत है यहाँ पे, और उत्तर पश्चिम व पश्चिम में भूटान है, यहाँ पर ये भूटान है। और ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये है म्यांमार। इनके साथ ये इंटरनेशनल बॉर्डर अपने साझा करता है। तो तिब्बत की स्वतंत्रता। अरुणाचल प्रदेश का त्वांग तिब्बती बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण जो केंद्र है, जो त्वांग है यहाँ अरुणाचल प्रदेश में। ऊपरी अरुणाचल क्षेत्र में रहने वाले कुछ जनजातियों और तिब्बत के लोगों के बीच मजबूत सांस्कृतिक जुड़ाव देखने को मिलता है, जैसे तिब्बती बुद्ध धर्म से संबंधित अरुणाचल प्रदेश के मोनपा आदिवासी। तो मोनपा आदिवासी जो है वो तिब्बती बौद्ध धर्म से संबंधित है अरुणाचल प्रदेश में जो मोनपा आदिवासी रहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में चीन को भय है कि धर्मशाला में जो तिब्बत के निर्वासित सरकार तथा अरुणाचल प्रदेश में इन समुदायों की उपस्थिति भविष्य में जो तिब्बत की स्वतंत्रता है उसकी मांग को पुनर्जीवित कर सकती है। त्वांगे मठ। त्वांग में तिब्बती बुद्ध धर्म का जो दूसरा सबसे बड़ा मठ है बौद्ध धर्म का, तिब्बती बौद्ध धर्म जो सबसे बड़ा मठ है वो है त्वांग ग्लैन नांगे लहास्ते। त्वांग ग्लैन नमगैल लहास्ते में स्थित है। पता नहीं ये कैसी जगह है, इसको बोलने में तो टंग ही ट्विस्ट हो जाए।
इस मठ की स्थापना मेराग लोंद्रो ग्लैम्स्तो द्वारा 5वें दलाई लामा की इच्छाओं का सम्मान करने के लिए वर्ष 1680 से 81 में की गई थी। चीन इस मठ के माध्यम से त्वांग को तिब्बत का हिस्सा बताता है। त्वांग जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक हिस्सा है जहाँ पे वो जनजाति रहती हैं। तो भौगोलिक अवस्थिति जो है वो क्या है कि अरुणाचल प्रदेश भारत के लिए चीन के विरुद्ध मिसाइलों की तैनाती का सबसे रणनीतिक स्थान है। और त्वांग यांग यांगतीजी पठार कहाँ है कि ये लगभग 15 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा है, जिसकी ऊंचाई जो है 14 से 17,000 फीट तक है। ओके, ये ऊंचाई पे है, तो ये काफ़ी ये पठार सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारतीय सेना को एलएसी के पार चीनी सैनिकों की अवस्थिति की निगरानी करते हुए किसी भी त्वरित हमले से बचने के लिए रणनीतिक बढ़त प्रदान करती हैं। हाँ, ये हमने काफ़ी सारी मूवीज़ में भी देखा है। एक हाइट पर से अगर नज़र रखते हो तो आप बहुत सारे एरियाज़ को कवर कर पाते हो, तो ये इस हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जल संसाधनों पर नियंत्रण। इसके अतिरिक्त चीन अरुणाचल प्रदेश के जल संसाधनों पर नियंत्रण कर भारत के विरुद्ध इसका उपयोग कर सकता है। अच्छा, त्सांगपो नदी जो तिब्बत से निकलती है, ये आप ध्यान रखेंगे। त्सांगपो नदी जो तिब्बत से निकलती है, जिसे अरुणाचल प्रदेश में सियांग या ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो 2000 में तिब्बत में एक बांध टूटने के कारण आई बाढ़ से पूर्वोत्तर भारत में जनधन की भारी क्षति देखने को मिली थी। तो आइए देखते हैं कि सरकार के क्या प्रयास रहे हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा तिब्बत में यारलुंग तसांगपो यानी अरुणाचल प्रदेश में शियांग तथा असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा बनाए जा रहे एक विशाल बांध से जुड़े संभावित खतरों से निपटने हेतु अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी पर एक बड़े बैराज के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। दूसरा क्या है कि सरकार के द्वारा भारत चीन सीमा के निकट अवसंरचनात्मक तंत्र को मजबूत करने के लिए सीमा अवसंरचना और प्रबंधन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट की केंद्रीय क्षेत्र की समग्र योजना को 2021-22 से 25-26 तक जारी रखने की मंजूरी देने के साथ जीवंत ग्राम कार्यक्रम नामक योजना की शुरुआत की गई है। इससे संबंधित आगे की राह क्या है? तो भारत और चीन के बीच सीमा समाधान के लिए आक्रामक रवैये की बजाय पारस्परिक सामंजस्य के साथ पूर्व में हुए समझौतों का पालन करते हुए सीमा पर शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित करने का बहुत ही सुनिश्चित करना बहुत ही ज़रूरी है। दक्षिण चीन सागर प्रशांत और हिंद महासागरों के बीच शिपिंग के लिए एक महत्वपूर्ण जंक्शन के रूप में कार्य करती है। जो रणनीति है, अर्थव्यवस्था और रणनीति की जो दृष्टि से विश्व के सबसे महत्वपूर्ण महासागरों में से एक है। दक्षिण चीन सागर में कोई भी टकराव क्षेत्रीय तथा वैश्विक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। चीन जो है दक्षिण चीन सागर में शांति स्थापित करने के लिए चीन के साथ द्विपक्षीय संवाद के बजाय क्षेत्र के सभी देशों को आसियान के तहत एकजुट होकर के कार्य करना चाहिए। मतलब सब मिला जुला के शांति, सुरक्षा और सामंजस्य बनाने के लिए सबको मिलके साथ आना चाहिए। ऐसे आप अलग अलग यानी कि जो प्रभावित देश हैं, मैं एक पर्सपेक्टिव दे रही, जो प्रभावित देश हैं वो अलग अलग माध्यमों से कैसे इनके साथ सुनिश्चित और एक स्थिर संबंध बना सकते हैं, इन पे क्या मतलब कदम उठा सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे क्या कदम उठाए जा सकते हैं, आप उसको यहाँ पे मतलब समाधान के रूप में अलग से लिख सकते हो। कोर्ट के हिसाब से लिख सकते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट क्या कर सकता है और उसको कैसे कायम मतलब रखने के लिए प्रयास कर सकता है, मतलब लॉ एंड रेगुलेशन के हिसाब से। और बाकी अगर आपके इनपुट कुछ इस तरीके के बनते तो आप वो भी यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो ये था आज का भारत चीन का संबंध और इससे संभावित प्रश्न है यहाँ पे। हाल के वर्षों में भारत चीन सीमा एवं दक्षिण चीन सीमा में चीन की आक्रामकता में वृद्धि के बीच दक्षिण एशियाई के संदर्भ में भारत की विदेश नीति में बदलाव की आवश्यकताओं पर चर्चा कीजिए। तो ये आप लिख सकते हो आराम से। और इससे जुड़े काफ़ी क्वेश्चंस भी भारत चीन से संबंधित मेंस में और प्री में आए हैं, तो हो सकता है मैं इसमें मेंशन कर देती हूँ आगे चल के। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात
अधिकांशतः दक्षिण चीन सागर, बंगाल की खाड़ी और मेक्सिको की खाड़ी तक ही परिसीमित रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साउथ चाइना जो है उससे क्वेश्चंस आए हुए हैं। हालांकि ये चक्रवात से संबंधित है, बट साउथ चाइना सी से आप पर्सपेक्टिव जोड़ सकते हो कि अगर साउथ चाइना सी के बारे में पढ़ रहे हो तो किस पर्सपेक्टिव से पढ़ना चाहिए। यहाँ आपको दिया हुआ है कि वर्तमान संदर्भ में दक्षिण भारत सागर का भू राजनीतिक महत्व, जो हमने अभी पढ़ा है, ये PYQs है जो कि 2016 में पूछा गया है UPSC का, बहुत बढ़ गया है, मतलब भू राजनीतिक महत्व बहुत बढ़ गया है, टिप्पणी कीजिए। 2017 में आया क्वेश्चन है कि चीन अपने आर्थिक संबंधों एवं सकारात्मक व्यापार अधिशेष को एशिया में संभावित सैनिक शक्ति हैसियत को विकसित करने के लिए उपकरणों के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इस कथन पे प्रकाश में उसके पड़ोसी के रूप में भारत पर इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, इस पर चर्चा कीजिए। यहाँ आप देख सकते हो कि दक्षिणी चीन सागर के मामले में समुद्री भू भागीय विवाद को बढ़ाता हुआ तनाव समस्त क्षेत्र में नौ परिवहन की और ऊपरी उड़ान की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए समुद्री सुरक्षा आवश्यकता की अभिपुष्टि करते हैं। इस संदर्भ में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा कीजिए। ये आया है 2014 में, और ये तो बिल्कुल हालिया क्वेश्चन है 2021 का, जहाँ पे आपको भारत प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन की महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करना नई त्रिराष्ट्रीय यानी AU के US का उद्देश्य, यानी ये आपने देखा था, ये न्यूज़ में था, चर्चा में काफ़ी बना रहा था, का क्या ये इस क्षेत्र में मौजूदा साझेदारी का स्थान लेने जा रहा है, या वर्तमान परिदृश्य में AU के US, ऑस्ट्रेलिया, UK और इसमें US शामिल है। तो वर्तमान परिदृश्य में इसकी जो शक्ति है और प्रभाव की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC को चीन के अपेक्षाकृत अधिक विशाल एक पट्टी के सड़क पहल के एक मूलभूत भाग के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है उसके संदर्भ में बताया है। तो CPEC एक संक्षिप्त वर्णन इसका प्रस्तुत कीजिए और भारत द्वारा इस किनारे करने के कारण गिनाइए कि कौन कौन से पॉइंट है जिससे ये नेगलेक्ट करता है, क्यों ये ज़रूरी नहीं है, क्यों इसको नहीं लागू होना चाहिए, ये भारत के संदर्भ में कैसे है, और आपको भारत के पक्ष रखने हैं यहाँ पे। तो ये है 2018 का क्वेश्चन। और यहाँ एक और क्वेश्चन है कि चीन और पाकिस्तान ने एक आर्थिक गलियारे के विकास के लिए समझौता किया है, यह भारत की सुरक्षा के लिए एक खतरा प्रस्तुत करता है और समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये 2014 का क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हो कि करंट अफेयर से कितना ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं भारत चाइना को लेकर के, तो आप इसके करंट को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और इसको काफ़ी अपडेट रखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर से ही पूछे गए हैं। आप देखोगे जो संबंधों और रिलेशन से संबंधित जो भी सवाल हैं, या एक क्वेश्चन तो आपने ये भी देखा है जोग्राफिकल, जहाँ पे चक्रवात क्यों आता है प्रशांत ये बे ऑफ बंगाल में और साउथ चाइना सी में। आप बस एक पर्सपेक्टिव डेवलप करेंगे कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।